नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं। उज्जैन के एक ऐसे शासक की कहानी की पड़ताल करेंगे जिनका नाम मतलब वीरता, न्याय और ज्ञान से जुड़ा हुआ है, सम्राट विक्रमादित्य। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो देखिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से है, लोक कथाओं से है और हाँ, जैन परंपराओं में भी उनका जिक्र मिलता है। हाँ, तो स्रोत काफी विविध हैं। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि देखिए ठोस ऐतिहासिक सबूतों पर तो बहस चलती रहती है, पर भारतीय साहित्य में, लोगों की यादों में, परंपराओं में विक्रमादित्य का नाम बहुत मजबूती से टिका हुआ है। एक आदर्श राजा की तरह, है ना? हाँ, एक तरह से वही एक आदर्श राजा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि विक्रमादित्य की ये जो स्थायी विरासत है, उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं और भारतीय इतिहास में उनका जो महत्व है, उसको थोड़ा समझें। जी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर कौन थे ये विक्रमादित्य जिनके बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं? देखिए, माना जाता है कि वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व या शायद पहली शताब्दी ईसवी के आसपास अच्छा। मध्य भारत में उज्जैन इलाके में शासन करते थे। और उन्हें सिर्फ एक जीतने वाले राजा की तरह नहीं देखा जाता। हाँ, उससे बढ़कर। हाँ, उससे कहीं ज्यादा वो न्याय के प्रतीक थे, असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, संस्कृति को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और खास तौर पर जो शक जैसे विदेशी आक्रमणकारी थे, उनके खिलाफ उनकी वीरता की गाथाएं हैं। तो वो सिर्फ शासक नहीं थे, एक मानक थे। ये दिलचस्प है कि उनकी छवि सिर्फ सैन्य ताकत तक ही नहीं रुकती। उनकी विरासत की सबसे खास बातें क्या हैं? जैसे विक्रम संवत कैलेंडर का जिक्र बार बार आता है। हाँ, विक्रम संवत ये तो आज भी भारत में और खास तौर पर नेपाल में तो ये आधिकारिक कैलेंडर है। अच्छा। जी। और परंपरा ये कहती है कि इसे 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था, जब उन्होंने शकों पर मतलब सिथियन आक्रमणकारियों पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। तो ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से भारतीय गौरव और स्वायत्ता के एक नए युग की घोषणा थी, जीत का प्रतीक। और उज्जैन शहर? उनके समय में उज्जैन का क्या महत्व था? क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी थी? नहीं, उज्जैन उस समय सिर्फ राजधानी नहीं था, वो एक कह सकते हैं बहुआयामी केंद्र था। जैसे खगोल विज्ञान का वो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहा मिहिर का नाम भी उनसे जोड़ा जाता है। हाँ, सुना है। और साथ ही व्यापार का, समृद्धि का और हाँ, धार्मिक आस्था का भी वो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, खासकर शिव पूजा का। महाकालेश्वर। बिल्कुल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर वहीं है। तो अब देखिए, ज्ञान, शक्ति, आस्था सबका संगम था उज्जैन उस समय। इसी ज्ञान और संस्कृति के संगम की बात करें तो उनके दरबार के नवरत्नों का जिक्र तो जरूर आता है। वो नव विद्वानों की मंडली, ये क्या सच है या सिर्फ कहानी है? देखिए, ये नवरत्न वाली बात पारंपरिक रूप से विक्रमादित्य से ही जोड़ी जाती है। अब इस पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस हो सकती है कि क्या वाकई वो 9 के 9 विद्वान ठीक एक ही समय पर एक ही राजा के दरबारी थे। हाँ, ये संभव है कि नाम बाद में जुड़ गए हों। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये जो विचार है ना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, महाकवि कालिदास हैं, वरामिहिर हैं, धन्वंतरी हैं जो चिकित्सक थे, अमर सिंह हैं जिन्होंने अमरकोश लिखा, मतलब कोशकार। हाँ, शंकु हैं, वास्तुकार, और भी नाम हैं। तो ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये उस सोच को दिखाता है जहां एक शासक कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा मतलब हर तरह के ज्ञान को एक साथ ला रहा था, संरक्षण दे रहा था। एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे थे ज्ञान का। बिल्कुल, एक तरह से ज्ञान का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। कमाल है। और फिर आते हैं वो कहानियां जो शायद हम सब ने बचपन में सुनी हैं, विक्रम और बेताल वाली पहेलियां। वो तो जैसे हमारे मन में बस गई हैं। हाँ, बेताल पचीसी वो तो भारतीय मौखिक और लिखित परंपरा का अटूट हिस्सा है। सही। उन कहानियों में विक्रमादित्य का जो रूप सामने आता है, वो एक ऐसे राजा का है जो न्यायप्रिय है, जिज्ञासु है, जो सच और धर्म की बारीकियों को समझने के लिए खुद तकलीफ उठाता है, जंगलों में भटकता है, मुश्किल पहेलियां सुलझाता है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानियां असल में नीति, न्याय और राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर बहुत गहरा चिंतन है। और दूसरे ग्रंथों में भी उनको आक्रमणकारियों से लड़ने, धर्म की रक्षा करने, मंदिरों और शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। इतनी जबरदस्त साहित्यिक और लोक विरासत है उनकी, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कभी-कभी कि आधुनिक इतिहास की किताबों में विक्रमादित्य को वो जगह नहीं मिली जिसके शायद वो हकदार थे? मतलब ये विस्मृति क्यों? इसके कई कारण हैं, मतलब कई पहलू हैं इसके। एक बड़ा कारण तो औपनिवेशिक काल का रवैया रहा। अंग्रेजों के समय का? हाँ,
उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने अक्सर हमारी मौखिक परंपराओं को, पुराणों को, किंवदंतियों को भरोसेमंद ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना। उन्हें मिथक कह के खारिज कर दिया। अच्छा। और विक्रमादित्य जैसे एक शक्तिशाली स्वदेशी राजा का विचार उनके उस नैरेटिव में फिट नहीं बैठता था जो वो गढ़ रहे थे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत अंधकार में था, बटा हुआ था। तो ये उनके एजेंडा में फिट नहीं हुआ। और शायद पुरातात्विक सबूतों की कमी, आजकल तो उसी पर ज्यादा जोर होता है। हाँ, ये भी एक बहुत अहम बात है। देखिए, साहित्यिक और सांस्कृतिक यादें तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन पहली शताब्दी ईसा पूर्व या ईसवी के आसपास के समय से सीधे विक्रमादित्य से जुड़े हुए, मतलब जिन पर कोई विवाद न हो, वैसे पुरातात्विक सबूत जैसे कोई शिलालेख या सिक्के, वो या तो कम मिले हैं या उनकी पहचान पर बहस है। और आज का जो इतिहास लेखन है वो अक्सर ठोस पुरातात्विक सबूतों पर ज्यादा निर्भर करता है। तो जब वो नहीं मिलते तो साहित्यिक स्रोतों पर टिके व्यक्तित्व कभी-कभी हाशिए पर चले जाते हैं। इन सारी ऐतिहासिक बहसों के बाद भी उनका नाम और उनका प्रभाव तो आज भी जिंदा है ना? अरे बिल्कुल, निश्चित रूप से। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय उन्हीं को समर्पित है। हाँ। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, उनके नाम पर जो स्पेस सेंटर है वो भी कहीं न कहीं उसी ज्ञान और विज्ञान की परंपरा को सलाम करता है जिसका प्रतीक विक्रमादित्य को माना गया। और विक्रम संवत तो है ही। और जाहिर है विक्रम संवत कैलेंडर तो लगातार इस्तेमाल में है ही, तो वो आज भी भारत के एक समृद्ध, संप्रभु और ज्ञान वाले अतीत के एक शक्तिशाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक हैं। उनकी कहानी चाहे उसे इतिहास माने या स्मृति, वो एक ऐसे दौर की तरफ इशारा करती है जब माना जाता था कि भारत ज्ञान, वीरता और नैतिक स्पष्टता के साथ दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता था। उन पर सोचने को मजबूर तो करती ही है। बिल्कुल। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी राष्ट्र का जो गौरवशाली अतीत होता है, उसकी जो यादें होती हैं, उसके जो नायक होते हैं, वो भविष्य के लिए कैसे प्रेरणा बन सकते हैं। इतिहास की महानता हमारे आज और आने वाले कल को कैसे दिशा दे सकती है, ये सवाल शायद हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा।